बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी चंद दिन कबल मशरकी यूरोप के एक मुल्क के सफ़ीर से मुलाकात हुई। ये मुल्क इस वक्त तेज़ी से तरक्की कर रहा है। बैरूनी सरमायाकार वहाँ अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी कर रहे हैं। सियाहत भी उरूज पर है। दारुल हुकूमत में हर साल 30 लाख सयाह पहुँच जाते हैं और ये वहाँ 2 अरब डॉलर्स खर्च कर जाते हैं। यूनिवर्सिटियाँ भी इंटरनेशनल रैंकिंग में आ रही हैं और ज़राअत और टेक्नोलॉजी में भी तरक्की कर रहा है, और ये सारी तब्दीली चंद बरसों में आई। मेरी मुलाकात के दौरान सफ़ीर ने इंकशाफ किया, पाकिस्तान में ये मेरी दूसरी पोस्टिंग है। मैं जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी यहाँ पोस्ट रहा हूँ। मैंने उससे पूछा, आपके दोनों अदवार में क्या फ़र्क महसूस हुआ? उसका जवाब बहुत दिलचस्प था। उसका कहना था, जनरल परवेज़ मुशर्रफ हम 4 सफ़ीरों को गवादर लेकर गए। जदल साहब ने वहाँ सिगार पीते हुए कहा, एक्सीलेंसीज़, आप इस जगह को देख लें, हम यहाँ दूसरा दुबई बना रहे हैं। आप जब दूसरी मर्तबा यहाँ आएंगे तो यहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स का जंगल होगा, ट्रेन्स भी चल रही होंगी, कैसीनोज़, बार्स, होटल्स और मसाज पार्लर्स होंगे, और आपके मुल्कों से यहाँ रोज़ाना फ़्लाइट्स आ रही होंगी। हमने उस बात पर यकीन कर लिया। पाकिस्तान उस वक़्त वाकई टेक ऑफ करता नज़र आ रहा था। हमारा ख़याल था पाकिस्तान वाकई 10 बरसों में बहुत आगे निकल जाएगा। लेकिन मैं 18 साल बाद यहाँ दोबारा पोस्ट हुआ और मुझे चंद माह कबल गवादर जाने का इत्तेफाक हुआ। तो ये इलाका वहाँ ही था जहाँ मैं इसे छोड़ कर गया था। वहाँ कोई तब्दीली नहीं आई। वही पुराना 5 स्टार होटल था और वो भी बंद था। शहर की सड़कें तंग और छोटी थीं और वो मुझे किसी जगह जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हाई राइज बिल्डिंग्स, 5 स्टार होटल्स और मसाज पार्लर्स नहीं मिले। शहर माजी से भी 10-20 साल पीछे चला गया था। मुझे ये देखकर अफसोस हुआ और मैंने सोचा, ये जगह अगर हमारे पास होती तो अब तक हम इससे 100 अरब डॉलर कमा चुके होते। सफ़ीर का कहना था, आप लोगों में बेतहाशा फाइनेंशियल पोटेंशियल है। आपके पास 650 मील लंबी कोस्टल लाइन है। कराची से निकलें और समुंदर के साथ साथ चलते हुए ईरान के बॉर्डर तक पहुंच जाएं। पूरा इलाका जन्नत है। आपके पास सहरा भी हैं, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा और टेक्सला जैसी सिविलाइजेशंस भी हैं। दुनिया की 30 बुलंद तरीन चोटियाँ भी हैं। सिर्फ K2 आपको सालाना 2-4 बिलियन डॉलर्स कमा कर दे सकता है। गिलगित बल्तिस्तान आपके सारे अखराजात उठा सकते हैं। आप सिर्फ गिलगित और काशगर के दरमियान फ्री ट्रेड शुरू कर दें, बल्तिस्तान का फ्रूट और ड्राई फ्रूट चीन जाए और वहाँ से कपड़ा और रेशम आ जाए। आप अफ़गानिस्तान और ईरान के साथ ट्रेड खोल लें। मैं हैरान हूँ, आप सेंट्रल एशिया क्यों नहीं जाते? सेंट्रल एशिया में गैस और पेट्रोल पानी के भाव बिक रहा है। आपके पहाड़ों से दुनिया का महंगा तरीन मिनरल वाटर निकलता है। पूरा बलूचिस्तान मादनियात से भरा पड़ा है। आपके पंजाब में आज भी करोड़ों एकड़ ज़मीन बंजर है। आप उसे आबाद क्यों नहीं करते? और मैं हैरान हूँ, आपके पास आबादी के वसाइल भी हैं। हम यूरोप के लोग प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन से लेकर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स तक इंपोर्ट करते हैं, जबकि आप 25 करोड़ हैं। आप अपने लोगों को कारआमद क्यों नहीं बनाते? आप एक तरफ एटमी ताकत हैं और दूसरी तरफ आप आज तक बिजली और गैस पूरी नहीं कर सके। हम इसको क्या समझें? वो बोलता चला गया और मैं शर्मिंदा होता गया। उसकी हर बात दुरुस्त और 100% सच थी। पाकिस्तान बिलाशुबा फेलियर्स की खौफनाक केस स्टडी है। कुदरत ने हमें एक शानदार मुल्क दिया, लेकिन हम सब ने मिलकर उसे बर्बाद कर दिया। लिहाजा आज मुल्क में फ्रस्ट्रेशन के सिवा कुछ नहीं बचा। हम अगर आज भी अकल कर लें, हम अगर आज भी संभल जाएं और मुल्क को दोबारा पटरी पर ले आएं, तो हम 10-20 बरसों में अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें चंद बड़े फैसले करना होंगे। मसलन हम गवादर की सारी पट्टी को बैनुल अक़वामी बना दें। हम ये इलाका बैरूनी कंपनियों को दे दें। कराची से लेकर ईरान की सरहद तक 20 नए शहर बनने दें और ये शहर हर लिहाज से बैनुल अक़वामी हों।
दुबई की तरह इनमें मस्जिदें भी हों और 5 स्टार होटल्स और मॉल्स भी। उनके कवानीन भी मुख्तलिफ हों और ये वीज़ा फ्री भी होने चाहिए। दुनिया के किसी कोने से लोग आएँ और ये अपने 15 दिन इन शहरों में रह सकें। शहरों की करेंसी डॉलर्स, यूरोज़ और पाउंड्स हो। आप इस ज़िमन में मिस्र के शहर शर्म शेख की मिसाल ले सकते हैं। मिस्र हमसे ज़्यादा इस्लामी मुल्क है, लेकिन शर्म शेख मुकम्मल तौर पर दुबई है। साहिल के साथ साथ रिज़ॉर्ट्स हैं और इन रिज़ॉर्ट्स में दुनिया जहां के सयाह भरे होते हैं। वहां एक माह में इतने सयाह आ जाते हैं जितने मुल्क में पूरा साल नहीं आते। ये वीज़ा फ्री भी है, हत्ता कि इसराइल भी वीज़े के बगैर शर्म शेख जा सकते हैं। हम इसी तरह स्कर्दू और गिलगित को भी गवादर की तरह इंटरनेशनल स्टेटस दे सकते हैं। उन्हें भी इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के काबिल बनाएं और वीज़ा फ्री कर दें। आगा खान फाउंडेशन ने हुंजा और स्कर्दू को बदल कर रख दिया है। आप गिलगित भी आगा खान फाउंडेशन को दे दें और उसे इस इलाके में तब्दीलियों का इख्तियार दे दें। ये इलाके को बदल कर रख देंगे। चित्राल दुनिया का खूबसूरत तरीन इलाका है, आप इसे भी इंटरनेशनल स्टेटस दे दें। सड़कें मुकम्मल करें और होटल्स की इंटरनेशनल चेन्स को फ्री ज़मीनें दें। ये इलाका भी बदल जाएगा। K2 के बेस कैंप तक पहुंचने के लिए अस्कोली से पैदल 8 दिन लगते हैं। आप बेस कैंप तक जीप ट्रैक्स बनवा दें और K2 समिट को फ्री वीज़ा और मुफ्त कर दें। पूरा इलाका बदल जाएगा। मुझे आज तक ये नुक्ता भी समझ नहीं आ रहा कि हम आज़ाद कश्मीर को आलमी सयाहों के लिए क्यों बंद कर रखा है। अगर गोरे जम्मू और श्रीनगर तक जा सकते हैं तो हम आज़ाद कश्मीर को सयाहों के लिए क्यों नहीं खोलते। आप उसे भी खोल दें, इससे भी सरमाया आएगा। हम मुल्क को बुद्ध, सिख और हिंदू यात्रियों के लिए भी आसान क्यों नहीं बनाते। आप यात्रियों को भी वीज़ा, ये अगर इसराइल की तरह पासपोर्ट पर मोहर लगवाना चाहें तो ठीक, वरना आप इन्हें पेपर वीज़ा दे दें। हुकूमत इन्हें ट्रैक करने के लिए अपनी सिम भी दे सकती है। ये मुल्क में सिर्फ ये सिम इस्तेमाल कर सकें, चुनाचे ये हर वक्त हुकूमत की नज़र में रहेंगे। मैं आज तक हैरान हूँ, हमारी करोड़ों एकड़ ज़मीनें बंजर पड़ी हैं। हम ये ज़मीनें ज़रई यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों में तकसीम क्यों नहीं कर देते। तालिब इल्म ग्रेजुएशन करें और 50 एकड़ ज़मीन ले लें। ताहम हुकूमत अमेरिका और यूरोप की तरह मुख्तलिफ़ इलाकों को मुख्तलिफ़ फसलों के लिए मखसूस कर दे। किसी इलाके में सिर्फ कमाद काश्त हो, किसी में गंदम, किसी में कपास और किसी में चावल और दालें, और किसी में गुलाब, सरसों और फल। ज़रई ग्रेजुएट्स इन इलाकों में सिर्फ यही फसलें उगा सकें और उनकी प्रोडक्ट्स बना सकें। हम इसी तरह प्रोडक्ट्स के लिए भी मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स क्यों नहीं बनाते। चीन ने पूरे मुल्क को प्रोडक्ट्स में तकसीम कर रखा है। वहाँ एक ज़िला में फ़र्नीचर बन रहा है, दूसरे में कालीन, तीसरे में टाइल्स, चौथे में लाइट्स, पाँचवें में मोटरसाइकिल्स, छठे में गाड़ियाँ, सातवें में साइकिल्स और आठवें में नूडल्स। चीन के एक ज़िला में सिर्फ एक चीज़ बनती है और इसकी वजह से खाम माल भी सस्ता है, वर्कर्स भी ट्रेंड हो चुके हैं और ख़रीदार भी पूरे मुल्क में ज़लील होने से बच जाता है। हम ये भी क्यों नहीं करते। हम मुल्क को प्रोडक्ट्स के लिहाज से मुख्तलिफ़ ज़िलों में तकसीम कर दें। ये ज़िले में सिर्फ उसी प्रोडक्ट की ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हों, वहीं फैक्ट्रियाँ और आउटलेट्स हों और वहीं टैक्स जमा हो। इस पॉलिसी से भी हुनरमंद और पैदावार दोनों बेहतर हो जाएंगे। हम इसी तरह मुल्क में आज तक सियासी इस्तेहकाम भी पैदा नहीं कर सके। आज भी वज़ीर आज़म, सदर और आर्मी चीफ को मालूम नहीं अगले इलेक्शन कब होंगे। हम एक ही बार ये मसला भी हल क्यों नहीं कर देते। ये फ़ैसला क्यों नहीं हो जाता मुल्क में इलेक्शन सिर्फ 5 साल बाद होंगे और वक्त पर होंगे। इसी दौरान असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी, हुकूमतें बेशक रोज़ाना तब्दील होती रहें, इससे भी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। दूसरा, हम आज तक अवाम से सड़कों का एहतराम भी नहीं करवा सके। कुरान मजीद की तौहीन स्वीडन में होती है, लेकिन सड़कें हम अपनी बंद करके बैठ जाते हैं। क्यों? हम एक ही बार ये फ़ैसला क्यों नहीं करते
मुल्क में किसी कीमत पर सड़कें बंद नहीं होंगी। इशू ख्वाह इलेक्शन का हो या मजहबी, तमाम सड़कें खुली रहेंगी और अगर किसी ने सड़क बंद की या बंद करने की कोशिश की तो वो पूरी ज़िंदगी जेल में रहेगा। और मेरी आखिरी दरख्वास्त, हम मौजूदा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम के साथ भी नहीं चल सकते। हमारा दफ्तरी निज़ाम मनफी भी है और सुस्त भी। आपने अगर किसी दफ्तर से एक कागज़ लेना हो तो आपकी पूरी उम्र दफ्तरों में खर्च हो जाती है, मगर आपको कागज़ फिर भी नहीं मिलता। हमें यह सिस्टम भी ख़त्म करना होगा। हुकूमत स्मार्ट ऑफिसेज़ बनाए, ये ख्वाह सरकारी फ़ीसें बढ़ा दे, लेकिन काम सिर्फ एक दिन में मुकम्मल होना चाहिए। साइल को दूसरी बार दफ्तर ना आना पड़े। ये मुल्क फिर चल सकेगा, वरना हम इसी तरह ठुड्डे खाते रहेंगे, रास्ते में ही मारे जाएंगे और मरते मरते ये भी नहीं कह सकेंगे हम अफ़गानिस्तान से बेहतर थे, क्योंकि अफ़गानिस्तान भी अब हमसे बेहतर होता चला जा रहा है। ये अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है।